कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 संसाधन में विकास कक्षा 8 की जो भूगोल है उसका अध्याय 2। इसके पहले वाले पार्ट में हमने मृदा के बारे में भूमि के बारे में जो पढ़ा था, ठीक है। इस वाला जो पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा क्या है, मृदा कैसे बनती है, मृदा निर्माण के घटक कौन कौन से हैं, इस सभी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम मृदा को, सॉइल को कवर करने वाले हैं। मृदा है क्या? सॉइल पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ, जो हमारी जमीन होती है, जो हमारी ऊपरी पृष्ठ होती है, जो हमें दिखती है, ठीक है, उस पर हम देखते हैं मिट्टी क्या होती है, हम सभी को पता है। लेकिन एक परिभाषा के रूप में अगर हम इसको बोले तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसकी जो पतली परत पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। दानेदार कण होते हैं और पाउडर जैसी होती है बेसिकली, ठीक है, इसे ही मृदा कहते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप का मतलब होता है कि कैसा वो जो हम देख रहे हैं ना, उसका स्थल रूप कैसा है। जैसे कि पानी है उस स्थान पर, या उस स्थान पर सूखा है, या उस स्थान पर पेड़ पौधे, उस हिसाब से वहां पर पता चलेगा हमें कि मृदा का प्रकार कौन सा है। अगर पानी है तो वहाँ गीली मृदा होगी। इस प्रकार से अलग अलग मृदाओं के भी प्रकार होते हैं। तो मृदा के निर्माण को कौन प्रभावित करता है? तो वहाँ के स्थल रूप प्रभावित करते हैं, ठीक है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण कहाँ से और कैसे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिज, चट्टानों में जो खनिज होते हैं उनसे। जैव पदार्थ से मतलब होता है वनस्पति, जो जानवरों के अवशेष होते हैं, वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं अपघटित जो हो जाता है वो। और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज, भूमि पर जो पाए जाने वाले खनिज होते हैं, चट्टानों पर भी अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं। इन सबसे मिलकर क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, वेदरिंग, ये जो मेन प्रक्रिया होती है, सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय होता क्या है? व्हाट इज वेदरिंग? इसको पहले समझते हैं। तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज होना, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय होता क्या है? बेसिकली ये किन किन रीजन से होता है अपक्षय या वेदरिंग जो है वो? तापमान परिवर्तन, ठंडी और गर्मी, ठंड और गर्मी जो होता है उससे। तुषार क्रिया का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो सुबह में जो पाला हमें दिखाई देता है, जो सुबह में ठंडा मौसम होने के कारण जब तापमान 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पे होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो संघनन की क्रिया होती है, जो भूमि के ऊपर का जो जल होता है ना, वायु में मिला हुआ जल, वो ठंडा होके हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है और पानी के रूप में बन जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुबह में आप जब उठते हैं ठंड के टाइम पे, शीत मौसम के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे, तो आप देखते हैं कि पत्तियों पर पानी जमा हो रहता है। इसे ही तुषार कहते हैं। और इसको अगर सामान्य भाषा में हम पाला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पौधों के द्वारा, प्राणियों, अलग अलग तरह के जानवर, मनुष्य, हम खुद, इन सबकी क्रियाकलापों के द्वारा अनावृत शैलों का टूटना। अनावृत शैलों का मतलब होता है जितने भी जो पत्थर वगैरह जो होते हैं, अनावृत शैलें होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? धीरे धीरे टूटती हैं, धीरे धीरे, हल्की हल्की, हमें नहीं दिखेंगी कैसे टूट रही है, लेकिन वो टूटती हैं, उनका क्षय होता है और उससे यही क्रिया होती है, अपक्षय कहलाती है। और इसी अपक्षय की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। ये अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो ऐसी छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबे समय तक होती है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वो सैकड़ों वर्ष लगते हैं अपक्षय की प्रक्रिया होने में, तो हमें नहीं दिखती है। लेकिन अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसके जो रीजन होते हैं वो ये होते हैं: तापमान परिवर्तन, ठंड, गर्मी, सर्दी। इस वजह से क्या होती है? चट्टानें सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। आगे की कक्षाओं में आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं अपक्षय होता क्या है। तो चट्टानों का टूटना किन किन रीजन से? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों, इन सब रीजन से क्या होता है कि चट्टानें टूटती हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, ठीक है। तो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से चट्टानें क्या होती है? मृदा बनती है, ठीक है। मृदा का निर्माण इन कारकों से होता है।
खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब मृदा को उपजाऊ क्या बनाता है? इसमें मृदा में कौन कौन से खनिज हैं, इससे हमें पता चलेगा कि मृदा कितनी उपजाऊ है। और जैव पदार्थों का मतलब वनस्पति से हो गया, और उसमें अपघटित होने वाले, मृदा में अपघटित होने वाले जीव पदार्थ जो मर जाते हैं और सड़ते हैं, गलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं और एक तरह से मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। इसका क्या मतलब है? 1 सेंटीमीटर की मोटाई की अगर हमें मिट्टी बनानी है, हमें नहीं, बेसिकली जो नेचर बनाता है उसको बनने में 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, सैकड़ों वर्ष, 100, 200, वी कांट से एनीथिंग, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, लेकिन सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ये हमें दिखती नहीं है, ऐसी प्रक्रिया है, मिट्टी बनती है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा वो कैसे बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम चित्र देख रहे हैं, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। ये भाई साहब है कोई, अच्छे से नाचते गाते, बड़ा ही प्यारा चित्र है, हमारी एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। तो इससे ये क्या है? मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब मृदा की परतें कौन कितनी है, बेसिकली हमें जानने के लिए कितनी परतें हैं, मिट्टी की कितनी परतें होती हैं, इसको जानने के लिए चित्र दिया गया और चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है। क्या होता है ये? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस सबसे उपजाऊ चीज होती है। अगर किसी मिट्टी के उपजाऊपन को देखना है तो हम ह्यूमस को देखते हैं। ठीक है। ह्यूमस जो होता है वो जो जीव पदार्थ, जो वनस्पति वगैरह जो अपघटित होते हैं, उनसे उससे ह्यूमस का निर्माण होता है, और ह्यूमस ही है जो पेड़ पौधों वगैरह को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और वनस्पति घास फूस उगी हुई है। ठीक है। तो इसके साथ में जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी परत होती है, वो ये होती है। ठीक है। दूसरी जो परत है, ये वाली जो दूसरी परत है, वो क्या है? बालू, रेत, गाद, कीचड़ वगैरह जो गीली मिट्टी होती है, और क्ले के साथ में उपमृदा। मृदा का जो सेकंड पार्ट होता है वो ये होता है। ठीक है तो मिट्टी ही, लेकिन ये थोड़ी कीचड़ टाइप होती है। ठीक है। रेत वगैरह भी होती है इसमें। ठीक है। सबसे उपजाऊ जो होती है वो ये होती है, इसके बाद ये उपमृदा होती है। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है? अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। अपक्षयित का मतलब वो उनका क्षय हो चुका है, वो मिट्टी बनने की प्रिपरेशन में चल रही हैं, बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से चट्टाने नहीं रही है, वो है मिट्टी लेकिन पूरी तरह से उपजाऊ नहीं है, इस कारण से अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। ठीक है। वो टूट चुका है, उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है। इसके बाद जो चौथी परत है वो है जनक चट्टाने। जनक चट्टाने का मतलब जिन चट्टानों से मृदा बनती है वो सबसे नीचे की तरफ होते हैं, क्योंकि अगर उनका मृदा बनने का कार्य पूरा हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। जनक चट्टानों का मतलब बेसिकली जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है वो जनक चट्टाने कहलाती है। ठीक है। काफी ठोस होती हैं, लेकिन समय के साथ इनमें अलग अलग परिवर्तन आते हैं। ठीक है। तो ये एक मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, आपको बताया जाए कि जो मृदा की परतें हैं इस तरह से हम देख सकते हैं, काफी प्यारा चित्र है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जब मिट्टी बनती है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें कह सकते हैं कि मृदा का जो उपजाऊपन है वो ऐसा रहा या वैसा रहा है। ठीक है। तो पूरे 5 कारक दिए हुए हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक शैल का मतलब क्या होता है? जनक शैल का मतलब बेसिकली जिस चट्टान से, जिस पत्थर से वो मृदा बनी है, ठीक है, वो क्या निर्धारित करेगी? रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है। जनक शैल किस चीज को? वो मृदा किस रंग की होगी, उसका गठन कैसा होगा, लाइक उसकी मजबूती कैसी होगी, वो कमजोर होगी, या मृदाओं के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल फॉर्मेशन उनका कैसा रहेगा। ठीक है। खनिज कौन कौन से रहेंगे उसमें, खनिजों की मात्रा कितनी रहेगी उसमें, उस मृदा में भी खनिजों की मात्रा कितनी रहेगी, और पारगम्यता, उसको उस मृदा तक कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है या उसको कितनी आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है,
इसका निर्धारण कौन करेगा? झनक शैल करेगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब मृदा बनती है उसकी भी एक दर होती है, कितने टाइम में बनेगी। अब अगर हम ये देखेंगे मृदा बनेगी कितने टाइम में, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये किस पर डिपेंड करेगा? उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, तापमान कैसा रहता है, वहाँ पर वर्षा कैसी गिरती है, वहाँ पर अपक्षय किस गति से हो रहा है, ह्यूमस कितना है वहाँ पर, वहाँ पर अगर कोई जीव जंतु है ही नहीं तो वहाँ पे उपजाऊपन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो निर्माण की दर को, कि कितनी स्पीड से उस सॉइल का निर्माण होगा, वो सॉइल बनेगी, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, आगे देखें कि समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। समय का क्या अर्थ है कि जितना ज़्यादा समय लगा है उतनी अच्छी मोटाई होगी। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका भी हमने जो एक चित्र पढ़ा बढ़िया सा, उस चित्र की जो मोटाई होगी उस समय के हिसाब से पता चलेगी। अगर अधिक समय लगा है तो उसकी मोटाई अधिक होगी, कम समय है तो उसकी मोटाई कम होगी। ठीक है, अगला है वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात का मतलब जितनी प्रकार की वनस्पति होती है जो बोल सकते हैं अपघटित हो चुकी है मृदा में। प्राणी जात, जीव जंतु, हम भी आ गए, सारे आ गए। ठीक है, तो वो कितने अपघटित हैं कितने नहीं, और सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कीटाणु, जो भी आप कह सकते हैं, ये सब मिलकर क्या कहते हैं? ह्यूमस निर्माण की दर। मैंने कहा था आपको पहले ही, मैंने आपको बताया था कि वनस्पति जात, ये जो वनस्पति वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जो जीव जंतु अपघटित होते हैं, अपघटित होने के बाद में ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ह्यूमस होता है वो उपजाऊपन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है मिट्टी में। ठीक है, ये सब कितनी कितनी मात्रा में है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार हुआ है और किस दर से हुआ है, कितना ह्यूमस है वहाँ पर। ठीक है, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा का संचय का अर्थ होता है कि वहाँ पर मृदा कितनी है, मृदा की मात्रा कितनी है, ये किस पर डिवाइड करेगा? उच्चावच का मतलब वहाँ पर जो है ना, ज्योग्राफिकली सिचुएशन कैसी है, बनावट कैसी है। तुंगता का मतलब उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, और तुंगता का मतलब ऊंचाई से भी ले सकते हैं, और ढाल, वो कितने ढाल पर स्थित है। ठीक है, कम ढाल होगा तो मृदा का संचय ज्यादा होगा, और ढाल अगर तीव्र है, वो ऊंची है, जैसे कि वो ऐसा है। ठीक है, तो मृदा का जो मृदा जल्दी से बह जाएगी, लेकिन ठीक है, और लेकिन अगर फ्लैट सतह है तो मृदा का संचय क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो मृदा के संचय की मृदा वहां पर कितनी होगी, इस चीज को कौन डिसाइड करता है कि वहाँ की भौगोलिक बनावट कैसी है, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, और वहाँ का ढाल कैसा है। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्टर्स थे वो हमें बताएंगे कि मृदा के निर्माण किस तरह से होगा, कितने समय में होगा, मृदा का उपजाऊपन कैसा होगा, बेसिकली क्वालिटी कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन सभी फैक्टर्स पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन, ये आपकी एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड होता क्या है उसको हम समझते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, भूस्खलन होता क्या है? बेसिकली शैल, पत्थर वगैरह, मलबा, कुछ भी हो जाता है उसमें, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पत्थर और कुछ भी। ठीक है, ढाल से गिरने वाली मिट्टी, वो जो उनकी मिट्टी के साथ गिरते हैं, सर अकेले ये नहीं गिरते, मिट्टी के साथ गिरते हैं। और वृहद संचलन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में गिरते हैं पानी के साथ में। ठीक है, पानी नहीं होता है लेकिन बहुत ही लिक्विड फॉर्म में, एक तरह से कीचड़ के रूप में होता है, और बहुत ही तेजी से गिरता है। इसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं कोई एरिया, आपने काफी बार किसी न्यूज वगैरह में, किसी समाचार में आपने सुना होगा कि भूस्खलन हो गया, फोटो वगैरह भी देखे होंगे। तो यही होता है कि जब पहाड़ कमजोर होता है, उसकी मिट्टी कमजोर होती है, जमीन से पकड़ नहीं होती है, इस कारण से उस पहाड़ पर जो भी होगा वो धीरे से, वो काफी ही तेजी से और काफी सारी मिट्टी और मलबे के साथ में खिसक जाएगा। इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः हम इसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन, भू का मतलब होता है जमीन, स्खलन का मतलब होता है खिसकना। लैंड का मतलब होता है जमीन, और स्लाइड का मतलब होता है खिसकना। जमीन का खिसकना कहलाता है भूस्खलन। ठीक है, भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है।
या तो भूकंप आया है तो हो जाएगा। बाढ़ बाढ़ का मतलब ये होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी हो जाता है भूकंप, ठीक है। हम न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हैं उत्तराखंड वगैरह में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हमें भूस्खलन की जो खबरें हैं वो ज़्यादातर सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो बाढ़, पानी वगैरह और ज्वालामुखी के साथ भी घटित होते हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ घटित होते हैं। नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। कोई नदी हो रही है कोई नदी बह रही है, उसके साइड में एक पहाड़ है, उस पहाड़ में भूस्खलन हो चुका है, तो अब उस नदी का जो पानी है वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिट्टी एकत्रित हो गई है, जिससे कि नदी के प्रवाह फूट पड़ते हैं। अब फूटना क्या होता है? नदी बहेगी बहेगी, पानी इकट्ठा होगा, एकत्र होता रहेगा, पानी इकट्ठा होता रहेगा, और एक टाइम पे क्या होगा कि वो पानी फूट पड़ेगा। फूट पड़ने से क्या होता है? निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस हो जाता है, पानी कहीं और से फिर जाएगा। पानी को अगर बहने की जगह नहीं मिलेगी तो इकट्ठा होकर कहीं और से बहने लगेगा, कहीं और से बहने लगेगा तो पहाड़ी इलाकों में कई लोगों के घर बने हुए रहते हैं, तो उन घरों में फिर क्या होता है कि विध्वंस का मतलब मिट्टी के साथ पानी जाता है और घर वगैरह सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उनका तबाह हो जाता है सब कुछ। तो भूस्खलन के काफी सारे नुकसान हैं। यह मुख्य रूप से पहाड़ी भागों में मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कहा जाता है इसको कोई रोक नहीं सकता है, नेचुरली आती है, ठीक है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा आती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ कमज़ोर भी हैं, बारिश भी होती है और वहाँ के पहाड़ क्या है, कमज़ोर हैं, ठीक है। इस कारण से होती है, और वहाँ पर ये बहुत बेसिक और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। न्यूनीकरण की क्रियाविधि क्या है? इसको रोका कैसे जा सकता है या इसे कम कैसे किया जा सकता है? न्यूनीकरण मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है भूस्खलन का? तो भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियां दी हुई हैं। पहली क्या है? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। भाई आपको हमें पता है अगर कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा भूस्खलन आते हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों का क्या बनाना है? हमें मानचित्र लेना है, वहाँ पर हमें देखना है कि किन किन स्थानों पर ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवाज बढ़ाने के लिए छोड़ा जा सकता है। और हमें पता है कि अगर इन्हीं क्षेत्रों में भूस्खलन आने की संभावना ज़्यादा है तो हमें इंगित करना है, और इंगित करने के बाद वहाँ पर आवाज़ नहीं बनाने का कोई हो सकता है, हमें नियम वगैरह बनाने चाहिए जिससे कि लोग वहाँ पे घर न बनाए। घर नहीं बनाएंगे तो ना उनका जान और माल किसी तरह की हानि नहीं होगी। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। प्रतिधारी दीवार क्या होती है? इस चित्र में आप देख सकते हैं, प्रतिधारी दीवार पहाड़ है और इस पहाड़ के चारों तरफ क्या किया गया? दीवार का निर्माण किया गया है, ठीक है। वनस्पति आवरण में वृद्धि करना अर्थात वृक्षारोपण। भूस्खलन का एक बहुत ही मुख्य कारण होता है वृक्षों की कमी। वृक्षों की कमी से क्या होता है कि मिट्टी की जो पकड़ होती है, मृदा की जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण से क्या है, मृदा के खिसकने के जो चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी। मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी तो भूस्खलन आने की संभावनाएं क्या होंगी? बहुत ही कम होगी। इस प्रकार से हम इन विधियों का उपयोग करके न्यूनीकरण की क्रियाविधि काफी सरकारी प्रयास और भी किए जाते हैं। मृदा निर्माण के घटक। अब जो मिट्टी है, हमने मृदा के बारे में पढ़ गया, मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों को भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण के घटक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जब मृदा बनती है तो किन किन घटकों से मिलकर बनती है, ठीक है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या है? जनक शैल, वो किस शैल से बनी है वो, और जनक शैल का स्वरूप कैसा है, और जलवायु कारक आपको पहले ही बता दिया गया है। तापमान, वहाँ का सब सिचुएशन कैसी है, उपजाऊ कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब कारण जो है मुख्य कारक है। पहला तो जनक शैल कैसी है, वो जिस पत्थर से बन रही है, जिस शैल से उस मृदा का निर्माण हो रहा है वो कैसा है, और जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ की जलवायु कैसी है, ये मुख्य कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक क्या है? स्थलाकृति, वहाँ की जमीन कैसी है, ठीक है, आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ की जलवायु, जैव पदार्थों की भूमिका, जैव पदार्थ क्या है, किस प्रकार से है वो, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। मैंने कहा था समय बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, ठीक है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये है मृदा निर्माण के अन्य कारक, और अलग अलग स्थानों पर भिन्न है। भाई जलवायु सब जगह पर एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। स्थलाकृति सब जगह पर अलग अलग होती है, तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग होता है ये सब का हिसाब, ठीक है।
आगे चलते हैं, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का जो निम्नीकरण होना, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? क्षय होना, मिट्टी की परत का हटना, पानी के साथ बह जाना, वेस्ट हो जाना, इसको बोलते हैं निम्नीकरण। और हम इसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मृदा अपरदन आपने सुना होगा। मृदा अपरदन का मतलब सोइल इरोजन, मृदा का चले जाना पानी के साथ बहकर, अन्यथा बह जाना। तो ये एक तरह से मृदा का वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मृदा भी एक अच्छा बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। क्षीणता, क्षीणता का मतलब उपजाऊपन में कमी आ जाना, मृदा की परत का पतला हो जाना, ये सब क्षीणता में आते हैं। ये मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। कौन कौन से कारक है? पहला तो मानवीय, दूसरा प्राकृतिक। ह्यूमन, हम खुद बहुत बड़े कारक हैं इन सब चीजों के। दूसरा प्राकृतिक होता है, मानवीय कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक होते हैं। प्राकृतिक में हमने अभी पढ़ा भूस्खलन वगैरह, और मानवीय हम ही पेड़ काट रहे तो हम भी एक तरह से कारण हुए। हमने पेड़ काटे, मिट्टी की पकड़ कम हुई और भूस्खलन हो गया, जिससे मिट्टी चली गई, मिट्टी का अपरदन हो गया। ठीक है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? क्या क्या होता है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब पेड़ पौधे काट दिए, वनों का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन होने के कारण मिट्टी की पकड़ कम होगी, पेड़ कम हो गए। ठीक है, अतिचारण, अतिचारण की समस्या है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अभी क्या होता है कि किसानों को किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए और कीटों वगैरह से बचाने के लिए क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिकली जो मिट्टी होती है उसमें मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसके रेगुलर उपयोग से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, काफी टाइम बाद हमें पता चलेगा कि वो चीजें, जो रसायन हैं, उस मिट्टी को कितना अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। और एक समय के बाद में वो मिट्टी उपयोग के लायक नहीं रहती है, वो उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक है, वर्षा दोहन का मतलब पानी बहता है, पानी के साथ मिट्टी चली जाती है, इससे भी निम्नीकरण होता है। भूस्खलन अभी हमने पढ़ा, और बाढ़, ये सब चीजें क्या है? मृदा का निम्नीकरण करती है। मृदा के संरक्षण की प्रमुख विधियां। अब मृदा का दोहन तो हो रहा है, निम्नीकरण तो हो रहा है, अब इनका संरक्षण कैसे करना है? प्रमुख विधियां पढ़ लेते हैं। मल्च बनाना, पहली विधि मल्चिंग। व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग क्या होती है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, अथवा वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की चारों ओर की भूमि को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। होता क्या है कि जब हम फसल लगाते हैं या कोई पौधे लगाए जा रहे हैं किसी कतार में, तो बीच में जो गैप रह जाता है, हो सकता है बारिश आ गई और पानी चला गया सीधा सीधा, पानी अगर बह रहा है तो उसके साथ मिट्टी भी बह सकती है, इससे निम्नीकरण होगा, मिट्टी का लेवल कम होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ तो हम कुछ भी दूसरे पौधे उगा देंगे, या प्लास्टिक से भी ढकते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। कोई घास फूस रख देता है, जैसा कि आप इस फोटो में देखेंगे। यहाँ पर क्या किया गया है? ये जो कतारें हैं, इनके बीच में क्या किया गया? घास फूस रख दिया गया, ताकि पानी आए तो मिट्टी बहे नहीं। कोई प्लास्टिक भी लगाता है, कोई ये प्रवाल जो होती है अपनी ग्रीन कलर की जो काई होती है, वैसा भी उगा रहता है, ताकि पानी के बहने से मिट्टी का जो है वो अपरदन नहीं हो। तो ये पहली विधि थी, मल्चिंग। दूसरी है वेदिका फॉर्म, टेरेस फार्मिंग। ये क्या होता है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। वेदिका फॉर्म क्या होता है? टेरेस फार्मिंग का मतलब सीढ़ियां बनाई जाती है, जैसे कि ये ढाल है कोई, ठीक है, इस ढाल पर ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनाई जाएंगी, और सीढ़ी बनाकर फार्मिंग। ये बेस्ट एग्जांपल आप इस फोटो में देख सकते हैं। जैसे कि देखो, आप किसी स्टेप बनाए हुए, और स्टेप के बाद में उन स्टेप पर फार्मिंग की गई है। कोई पहाड़ है, काफी तीव्र ढाल है, तो क्या होगा? पानी के साथ में उसका बह जाएगा। अगर आप तीव्र ढाल पर खेती करोगे तो जैसे जैसे पानी बहेगा, वैसे वैसे क्या होगी? मिट्टी बह जाएगी उसके साथ में। तो ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि मिट्टी का दोहन नहीं हो। ठीक है, और मृदा अपरदन इससे कम होगा। समुच्च रेखीय जुताई, तीसरा प्रकार है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई का मतलब क्या होता है? एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है, जो नीचे बहते जल के अवरोध का कार्य करती है। समुच्च रेखाओं का मतलब क्या होता है? समान ऊंचाई। देखो, वेदिका फॉर्म और समुच्च रेखीय जुताई में मुख्य कुछ अंतर नहीं है। जैसे फोटो में देख सकते हैं, आपको सेम दिख रहा होगा। मैं आपको
जो इसका मुख्य मूल अंतर है वो समझा देता हूँ। वेदी का फॉर्म में क्या होता है, ढाल तीव्र होती है और उस तीव्र ढाल पर एक फिक्स अंतराल में एक फिक्स गैप में सीढ़ियाँ बना देते हैं और उन सीढ़ियों से हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। समुच्चय रेखीय जुताई में क्या होता है कि जो नेचुरल भूमि है, जो प्राकृतिक भूमि है, नेचुरल लैंड है, उसमें जैसा ढाल आ रहा है उस ढाल के हिसाब से हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। अगर कहीं ऊंचा है तो हम ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बना देंगे, नीचा है तो नीचे से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा कि हमारे हिसाब से बनेगा। इसमें क्या होगा कि जैसी ऊंचाई नेचुरली है उसी ऊंचाई के हिसाब से सब कुछ कार्य होगा, ठीक है। इतना फर्क है। बाकी ये भी मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाया जाता है, ये भी मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये जो होता है वो तीव्र ढाल पे बनाए जाते हैं, ये उतने तीव्र ढाल पर नहीं बनाए जाते हैं, ये ऊंचाई के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इसमें मुख्य फर्क रहता है, काउंटर ब्लफिंग और टेरेस फार्मिंग। चौथा है हमारा रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स। ये बहुत ही ईजी है। तटीय और शुष्क प्रदेशों में ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं और जो गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा बहुत तेज चलने के कारण क्या है, एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है हवाओं का तेज चलना। हवा काफी तेज चलती है और तेज चलने के साथ में स्पीड से वो क्या कहती है, मिट्टी को भी बहा कर ले जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उनके एक छोर पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पेड़ लगा दिए गए एक कतार में, ताकि मृदा उतनी नीचे से, हवा इतनी नीचे से नहीं आ सके कि मृदा को साथ में उड़ाकर ले जाए, ठीक है। इसे रक्षक मेखलाएं या शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ये भी एक मुख्य प्रकार है मृदा अपरदन को रोकने का। अगला है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ये क्या होता है, काउंटर बेरियर्स। इसमें क्या होता है कि जो जल पहाड़ियों से नीचे बह रहा है, समुच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास और मृदा इत्यादि से उपयोग करके रोधिका का मतलब बैरियर्स बनाते हैं। एक पहाड़ है, उस पर एक लेवल बनाएंगे, उस लेवल पर क्या करेंगे, घास, मिट्टी, पत्थर वगैरह लगाएंगे, ताकि अगर पानी बह रहा है, पहाड़ से ऊपर से नीचे की ओर पानी बह रहा है, तो पानी अपने साथ में जो मिट्टी वगैरह लाता है वो इन पत्थरों या घास और जो मिट्टी वगैरह में रुक जाती है और सिर्फ जल ही नीचे जा पाएगा, जिससे कि क्या है, मृदा अपरदन हम कम हो पाएगा। अगर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी ऊपर की मृदा को ले जाएगा, उपजाऊ मृदा चली जाएगी, जिससे जो भूमि की जो उपजाऊपन है, पहाड़ का जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है। सकता है चट्टान बांध, रॉक डैम। ये आसानी से हम जो ग्रामीण इलाके, जो रूरल एरियाज हैं, हम उसमें देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में गैप होता है और एक उन गैप्स के बीच में क्या होता है, रॉक डैम बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ों के बांध बना दिए जाते हैं। इनसे क्या होगा कि पानी रुक जाता है, पानी तो रुकता है और इसके साथ में क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी के साथ जो मिट्टी आ रही है वो मिट्टी इन बांध में ही रुक जाएगी। जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं जो मृदा क्षति को रोकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पानी इकट्ठा होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने से जो मिट्टी इसके साथ में बह रही है वो भी कम बहेगी, ठीक है। आखिरी है बीज की फसल उगाना, इंटरक्रॉपिंग। ये क्या होता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती है। कोई जमीन खाली पड़ी है, जैसे कि यहाँ पर है कि बहुत बड़ा खेत है, उसका एक अंतराल पे खेती हो रही है, लेकिन जो बीज का भाग है वो खाली है, ज्यादा वर्षा हो रही है, वर्षा में पानी बह रहा है, पानी बहने के साथ में क्या होगी, मिट्टी भी बह जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, बीच बीच में भी फसल उगाई जाती है। देखो बेसिकली हम अगर पौधे लगाते हैं, कोई फसल लगा देते हैं, तो वो मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेती है, पौधा भी बचेगा और मिट्टी भी बचती है। इसी कारण से बीच में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की फसलें लगा देते हैं। उन फसलों को लगाने से वहाँ का मृदा का जो अपरदन होता है, जो निम्नीकरण होता है, वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े, मृदा के संरक्षण के या निम्नीकरण को रोकने के, बीज की फसल उगाना, बीच में फसल उगाई जाती है, चट्टान बनाए जाते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे डैम बना देते हैं, समुच्च रेखीय रोधिकाएं, ठीक है, रक्षक मेखलाएं, पेड़ों के कतार बना दिए जाते हैं, समुच्च रेखीय जुताई, ढाल के हिसाब से पेड़ पौधे बना दी जाती है, वेदी का फॉर्म, सीढ़ियों जैसे फॉर्मिंग होती है, ठीक है, सीढ़ियाँ बना दी जाती है, उस पर खेती की जाती है, और मल्च बनाए जाते हैं, बीच में जो एरिया होता है उसको ढक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रकार पढ़ लिए, मृदा निर्माण के कारक पढ़ लिए, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए, भूस्खलन को पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे के वीडियो में
मिलते हैं आगे की वीडियो में। आगे की वीडियो में हम जल और वनस्पति और जो वन्यजीव संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे।